नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी है वहाँ कर रहे होंगे खूब सारे मज़े, है ना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 यानी क्लास 5th में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अध्याय 20 यानी चैप्टर 20 की, जिसका शीर्षक क्या है, किसके जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और देखते हैं कि क्या कुछ खास और इंटरेस्टिंग है हमारे जानने के लिए इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में छोटी छोटी बच्चियां एक हाथ में बांस लिए, लकड़ी लिए, उसमें पोटली बना करके एक साथ कहीं जा रही है, शायद अपनी टीचर जी के साथ में। आप देख पा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अध्याय को। शीर्षक का नाम है जंगल की बेटी, पहले पैराग्राफ में। और क्या लिखा है, सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियाँ लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में दोस्तों, ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं और गुलदस्ते बनाते हैं। क्या आपको भी फूल से माला बनाना आता है। जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। तो ये जो दीदी आप चित्र में इनके साथ देख रहे हैं, इनका नाम है सूर्यमणि दीदी। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। झारखंड के दोस्तों, इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मज़ा आता है। जंगल को पढ़ना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है, कहती है सूर्यमणि। वह कहती है, हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से जुड़ी है। अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। अब देखिए, हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, जहाँ पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। भाई, अब चैप्टर पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ना दें, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास लिखा है, कौन कौन से प्रश्न हैं जिसके जवाब हमें देने हैं। अभी फटाफट दे देंगे। लिखा है चर्चा करो। प्रश्न है सबसे पहला, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं। तो भाई यहाँ पर तो मैं अपना उत्तर आपको अभी बता देना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जंगल एक ऐसी जगह होती है, ऐसा स्थान होता है जहाँ वर्षों से अलग अलग तरह के, भिन्न भिन्न तरह के, विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगे होते हैं। साथ ही यहाँ तरह तरह के जानवर, पक्षी, छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके बाद में लिखा है, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, बहुत सारे पेड़ उगाने से कोई स्थान जंगल नहीं कहलाता, क्योंकि ऐसा तो किसी बाग बगीचे में भी हो सकता है ना। बिल्कुल। इसके बाद में आगे लिखा है, पता करो और लिखो। तो इसको भी देखते हैं क्या पता करना है, क्या लिखना है। प्रश्न है, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। तो भाई, पेड़ों के अलावा जंगल में तरह तरह के जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जड़ी बूटियाँ इत्यादि होते हैं। फिर आगे लिखा है, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं और तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो। तो मैं बता दूं कि भाई, सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। और मैं कुछ पेड़ पौधों को की पहचान कर सकता हूँ, जैसे पीपल, नारियल, नीम, आम, अमरूद, तुलसी आदि। आगे लिखा है, सूर्यमणि कहती है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों। तो देखो, ऐसा है कि सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ तो नहीं होते हैं, है ना। मैंने भी जैसा कि आपको बताया, तो उसमें क्या होता है ना कि दूषित गैसें जो हैं उनको अपने अंदर लेकर वो हमें स्वच्छ ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, और उनसे हमें खाने के लिए कई फल और सब्जियां भी मिलती हैं। इनसे प्राप्त होने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, उनसे कई दवाइयाँ भी बनी जाती हैं। लेकिन अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सब हमें नहीं मिलेगा। यानी ये सब वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी हमें आवश्यकता है हमारे जीवन जीने के लिए। तो अगर जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद में है सूर्यमणि का बचपन। पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी।
पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास रहने लगे। पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त में मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़ दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने उसे समझाया। भूखो क्यों, यह जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं। मेरी मान, पढ़ लिख कर कायदा कानून समझोगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, सोचो और लिखो। क्या लिखना है? प्रश्न है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? तो मैं अगर आपको अपनी बताऊं तो हाँ, मुझे और मेरे कई दोस्त हैं जिनको जंगल से बहुत लगाव है। इसके बाद लिखा हुआ है क्या, कि ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ठेकेदार ने जंगल पर कब्जा किया होगा और वह लकड़ियों, जड़ी बूटियों आदि को बेचकर मुनाफा कमाता होगा। गांव वालों का जीवन यापन जंगल से ही होता आ रहा था, लेकिन इससे ठेकेदार को थोड़ा बहुत नुकसान होता होगा, इसलिए वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकता था। आगे लिखा है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहाँ जाने से लोगों को रोका जाता है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे घर से कुछ दूरी पर एक प्राकृतिक झील है। हम सोचते हैं कि इसके पास जाकर बैठने और आनंद उठाने का हक सभी लोगों को है, लेकिन हमें इसके पास जाने से रोका जाता है। वहाँ जाने के लिए टिकट मांगा जाता है, जो कि हमें गलत लगता है। इसके बाद में आगे लिखा है, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? तो भाई हमें लगता है कि जंगल हम सभी लोगों के लिए है, उन पर किसी एक या कुछ लोगों का ही हक नहीं है ना? आपको क्या लगता है? फिर आगे लिखा है, बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। दोस्तों, वे सभी चीज़ें जो प्रकृति ने हमें प्रदान की है, जैसे पानी, खनिज आदि, ये सभी हमारा साझा खजाना है। अगर कोई भी इनका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो हम सभी को नुकसान होगा, है ना? इसके बाद है सूर्यमणि का सफ़र। क्या है सूर्यमणि का सफ़र? दोस्तों, बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था, स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफ़ा लेकर बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई, जो पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था दोस्तों, कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है, वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, चीची। आप देख रहे हैं ना उसके साथी को, चित्र में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोचो और लिखो। अब फिर एक इंटरेस्टिंग हिस्से पे आ गए हैं हम, सोचो और लिखो में। क्या लिखना है? क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिससे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? तो हाँ, मेरा दोस्त है, उसका नाम है रवि, और मैं उसे अपने मन की हर बात बता देता हूँ, बता सकता हूँ।
फिर आगे लिखा है कि कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते, कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? तो सुनिए दोस्तों, जंगली शब्द का प्रयोग आम तौर पर असभ्यता के अर्थ के लिए किया जाता है। आदिवासी लोग काफ़ी वर्षों से ही जंगलों में बसे हुए हैं, लेकिन वे जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों को एक साझा बैंक की तरह उनका सही उपयोग करते हैं। वे प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलते हैं। हजारों वर्ष से जंगल में रहने के बाद भी उन्होंने जंगल का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि जंगल फल फूलते ही रहे। अतः आदिवासी पुराने लोग ज़रूर हैं दोस्तों, लेकिन वे असभ्य नहीं हैं। वे जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए उन्हें जंगली नहीं कहा जा सकता। इससे उनके मन को ठेस भी पहुंच सकती है ना। इसके बाद में है आदिवासी कैसे रहते हैं, इस बारे में तुम क्या जानते हो, लिखो और चित्र बनाओ। तो दोस्तों, आदिवासी लोग बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। वे साधारण कपड़े पहनते हैं जो कि पेड़ की पत्तियों से ही बने होते हैं। वे ज़्यादातर कंदमूल तथा जंगल में पाई जाने वाली सब्जियां और फल खाते हैं। वे जड़ी बूटियों को दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों से लकड़ियां काटकर उनको भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वहीं फूल पत्ते इकट्ठा करके मालाएं एवं गुलदस्ते बनाते हैं। बांस की टोकरियां बनाते हैं, पत्तों से पत्तल बनाते हैं। फिर इन चीज़ों को बाजार में बेचकर अपनी गृहस्थी चलाते हैं। फिर आगे है, क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई आदिवासी दोस्त नहीं है, लेकिन मैं एक आदिवासी से मिला था। उससे मैंने जंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे पेड़ों के पत्तों से पत्तल बनाना, बांस से टोकरी बनाना, जड़ी बूटियों से छोटी मोटी दवाइयाँ बनाना आदि। आगे लिखा है सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये सब भी हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखा है कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है वह सूर्यमणि की मदद लेता है। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं, उन्हें विदेश भी बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहाँ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखो, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोचो। इसमें हमें क्या सोचने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारे सामने जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तो दोस्तों हाँ, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पड़ोस में एक महिला अपनी स्वयंसेवी संस्था चलाती है कि जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करती है। इसके बाद है तुम्हारा अपना सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? तो मैं बताऊंगा कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसके लिए खूब पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत करूँगा, है ना। आपका भी जो सपना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है कि अखबारों में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, जंगल कटने के कारण मौसम पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस पर अखबार में बराबर खबरें छपती रहती हैं दोस्तों। पेड़ों के कटने से वर्षा कम होती है और समय पर भी नहीं होती। इस कारण खेती बाड़ी पर भी भारी नुकसान पहुंचता है। पेड़ों का कटना धरती का तापमान भी बढ़ाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है कि तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती है। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज़ को बचाए रखना चाहोगे? तो मैं अपनी बात करूं तो हम भी अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। अपने समुदाय की भाषा, संस्कृति, वेशभूषाओं को बचाए रखना चाहेंगे, है ना। इसके बाद में लिखा है पढ़ो और बताओ। क्या बताना है?
ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहाँ के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा पढ़ो, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की ज़रूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोज़ी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे। अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर ज़मीन को खोखला कर दें तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर ज़मीन। प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है और उसमें किस तरह का काम होता है? तो भाई सुनिएगा, हमारे इलाके में ना पास ही कुछ दिन पहले एक रबड़ बनाने की फैक्ट्री का निर्माण काम शुरू किया गया था। इसके बाद लिखा है, फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फैक्ट्री की वजह से एक बहुत बड़ा और पुराना पार्क नष्ट कर दिया गया है। इसके लिए कम से कम 100 पेड़ काट दिए गए। इसके आसपास रहने वाले लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी और उन्होंने इलाके के मुखिया के साथ एक मीटिंग भी की जिसमें उन्होंने पेड़ काटे जाने के बाद वातावरण में प्रदूषण बढ़ जाने की बात की है। इसके बाद में आगे लिखा है कि नक्शा देखना है और हमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो पता करनी है। ठीक है, क्या लिखा है? नक्शा देखो और पहचानो कि नक्शे में क्या दिखाया गया है। तो दोस्तों देखिए आप ध्यान से स्क्रीन पर, ये है भारत का नक्शा और इस नक्शे में ना भारत के अधिक घने जंगल वाले और कम घने जंगल वाले क्षेत्र दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, ज़्यादा घने जंगल वो हैं, मैं जिनको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये जो है जहाँ पे डार्क ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा घने जंगल है। और वहीं पे जो लाइट ग्रीन कलर है ये कम घने जंगल वाला एरिया है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा घने जंगल वाले एरिया की बात करें तो उसमें नाम आता है किसका? अगर उत्तर की ओर से आगे बढ़े तो उत्तराखंड का, है ना। फिर सिक्किम का कुछ इलाका है। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल है काफ़ी, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ के पास है ना, कर्नाटक में भी है। और बाकी फिर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। गुजरात के आसपास का कुछ क्षेत्र। इसके अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मेघालय, असम, म्यांमार, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है हमें कम घने जंगल देखने को मिलते हैं। अब आगे लिखा है, तुमने सिकिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। तो भाई ये है नक्शा और मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे उड़ीसा को। चलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये उड़ीसा है ना। एक मिनट, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये है उड़ीसा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व आपको नज़र आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के उत्तर और पश्चिम बंगाल के दक्षिण में ये स्थित है। इसके बाद में लिखा हुआ है क्या? अगला प्रश्न, ये तो हो गया, एक मिनट, हाँ ये तो हो गया। फिर लिखा है, क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है और समुद्र कैसे पहचाना? तो चलिए उड़ीसा के पास जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों उड़ीसा के पूर्वी किनारे पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये है बंगाल की खाड़ी, है ना। और नक्शे में आमतौर पर समुद्र को नीले रंग से दर्शाया जाता है। तो ये जो उड़ीसा के किनारे आप यहाँ पर देख रहे हैं नीले रंग से, ये लगभग जो है नदियों के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी दी होगी। सॉरी, ये तो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे जो है समुद्र देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या? नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र हैं? तो दोस्तों वापस इस नक्शे पर आते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि नक्शे में पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, ये गुजरात। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इन राज्यों के किनारे समुद्र है। फिर आगे लिखा है क्या कि नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? तो भाई मैं आपको बता दूं कि बिहार के नीचे आप यहाँ पर देखेंगे दक्षिण में, और उड़ीसा के ऊपर उत्तर में स्थित है झारखंड। ठीक है ना, एक मिनट मैं यहाँ पे भी सर्कल कर देता हूँ, ये है झारखंड। ठीक है ना।
अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है, कैसे पहचानोगे? तो जो रंग नक्शे में दिए गए हैं उससे पता चल जाता है नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है। हमने अभी देखा था ना, मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन पर क्या आप नाम पढ़ पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात आदि राज्यों में क्या है? जंगल है ना। नक्शे में जो फिर आगे लिखा हुआ है कि ये कैसे पहचाना कि कहाँ ज़्यादा घने जंगल है और कहाँ कम। तो भाई नक्शे में ज़्यादा घने जंगल वाले राज्यों को गहरा हरा और कम घने जंगल वाले राज्यों को हरे रंग से दिखाया गया है। फिर आगे है कि नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। तो नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा घने जंगल वहीं पर हैं। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है कि अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे, उन राज्यों के नाम लिखो। तो मैं आपको बता दूं कि नक्शे में मिजोरम के आसपास के जो राज्य हैं, है ना, वो जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर जो है वो हो गए। झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर जो है, मणिपुर के बारे में भी बता रहा था। तो अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी पूर्वी दिशा में होंगे और वे राज्य होंगे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। इसके बाद में है मणिपुर में खेती की लॉटरी। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास लिखा है इसमें। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ो। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लामटेया डिंगा डिंकीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरने से पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके सायमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा जो बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। ज़मीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज़्यादा ज़मीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायमा सर ने 3 जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 जमीन? चामुई ने समझाया, 1 बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही 1 जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी ज़मीन मिल गई। अब हमें भी कुछ पता करना है। क्या पता करना है? नक्शे में मिज़ोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। तो भाई मिज़ोरम के आसपास के राज्य मैंने अभी बताए थे, कौन कौन से थे? त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, है ना। ठीक है। इसके बाद में लिखा है कि तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या है? ज़मीन को नापने के लिए दोस्तों मीटर, फुट, गज, एकड़ आदि से भी उसे मापा जाता है ना। इसके बाद लिखा है, स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बना कर रखा होगा और क्यों? तो सुनिए, बांस से बने कप स्थानीय लोगों ने बनाए होंगे। दोस्तों, ये उन्होंने लोगों की मदद और सेवा की भावना से बनाए होंगे। इसके बाद है, जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो भाई जंगलों की सुरक्षा के लिए इसकी कटाई पर रोक और जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाई जा सकती है ना। इसके बाद झूम खेती के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है झूम खेती। नाम भी कितना अनोखा और मज़ेदार है ना। दोस्तों, झूम खेती का तरीका ना बहुत ही निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं।
फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उसी परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है दोस्तों। सड़कें तो है ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ है। पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं दोस्तों। फिर आगे लिखा है क्या, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं। चेराओ नाच भी करते हैं। इस नाच में ना ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराओ नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। अब ये काम तो आप ही कर सकते हैं, है ना दोस्तों। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। इस चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियाँ तुमने भी तो बनाई हैं, है ना। ठीक है, अब हम आ गए हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे। भाई हमने पूरा अध्याय पढ़ लिया, सब प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए, तो अब हम क्या समझे ये जानना भी तो ज़रूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा है हम क्या समझे। भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फ़र्क है, बता सकते हो। तो भाई हमने जो पढ़ा है क्यों नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ दोस्तों। भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में ये समानता है कि दोनों तरह की खेतियों में फैक्ट्री में बनने वाली खाद इस्तेमाल नहीं की गई, है ना, और बल्कि दोनों में प्राकृतिक रूप से अपने आप बनी खाद का प्रयोग किया गया। दोनों में ये अंतर है कि भास्कर भाई की खेती में गले सड़े पत्ते, जड़ें, शाखाएं आदि कचरा एक गड्ढे में डाल देते हैं जो खाद में बदल जाती है। इसके अलावा केचुए ज़मीन में छेद करने उसे मुलायम और उपजाऊ भी कर देते हैं। लेकिन झूम खेती में ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें उगने वाले बांस और जंगली घास को गिराकर जलाया जाता है। यह राख खाद का काम करती है दोस्तों। इसके बाद में लिखा है सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ कि क्यों। तो दोस्तों सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह बचपन से ही जंगल में पली बड़ी थी। वह जंगल के महत्व को समझती थी। कहती थी कि सभी लोगों का जीवन जंगल पर ही निर्भर है। जंगल में वह रोज़ बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और उन्हें जंगल के फायदे बताती थी। बड़ी होकर भी उसने जंगलों को बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया। वह चाहती थी कि वहाँ के लोग जंगलों से जुड़ी हर बात को हमेशा जिंदा रखें। वहाँ की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयाँ, बांस से बनी चीज़ें, लोकगीत, नाच आदि, इन सब जंगलों से जुड़ी बातों के कारण सूर्यमणि को जंगलों से बहुत ही लगाव था दोस्तों। इसके बाद में लिखा हुआ है क्या कि झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी। तो मुझे लगी है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। झूम खेती में ना अनोखी बात है कि इसमें ज़मीन को जोता नहीं जाता। मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मक्का, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधे को उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको गिरा देते हैं, जिससे वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाती है और ज़मीन को उपजाऊ बनाती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या समझ में आया होगा, यह वीडियो भी, है ना, पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देखें इस चैप्टर को, समझें इस इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी को। बाकी आपसे मेरी जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।